आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। और कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन में आज बात ज़ेलेंस्की की फौज पर बहुत बड़े इल्जाम की। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रूस की मीडिया में ऐसा दावा किया गया है कि जिसके आगे ज़ेलेंस्की भी साफ साफ एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं। हमारे पास आज यूक्रेन से आए 2 वीडियोज हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। और इस वीडियो में ज़ेलेंस्की की फौज को लेकर बहुत बड़े आरोप लगे हैं। सब पूछ रहे हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की के भेस में कौन है वो जिसे पुतिन ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। ज़ेलेंस्की के पास बम खत्म हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की को धमाके चाहिए। ज़ेलेंस्की के पास फौज कम पड़ गई, लेकिन ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने वाले लड़ाके चाहिए। गौर से देखिए इन फौजियों को, ये किस भाषा में बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। Hey boys, where the are we? That's a lot of fighting. Want to see what some Soviet shit looks like? I'll flip this up. Look at that. Looks good. Welcome to Izium. कुछ समझे आप? कुछ अंदाजा लगाया आपने? यूक्रेन में ये फौजी कौन है जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? जहां धमाकों से पूरा देश तबाह हो चुका है, जहां अपनी जमीन बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को हथियारों की भीख मांगनी पड़ रही है, वहां ये फौजी कहां से आ गए? क्या ये यूक्रेन के फौजी हैं जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? एक बार फिर गौर से देखिए। Hey boys, where the are we? That's a lot of fighting. Want to see what some Soviet shit looks like? I'll flip this up. Look at that. ये वीडियो इज्यूम का है, जहां रूस की फौज को पीछे हटना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इज्यूम में यूक्रेन के साथ नेटो की फौज लड़ी है, जिसमें अमेरिका से आए लड़ाके या स्पेशल फोर्स भी है। इस बात का जिक्र रूस के एक टीवी शो पर किया गया है। Участков различных участков на Украине. Это резкое действительно увеличение видео, кадров с английским языком, с людьми, которые пришли там освобождать в кавычках Изюм. При этом видно, что там цвет кожи, не बहुत साफ सी बात है, जिसकी पुष्टि ना ज़ेलेंस्की खुद करेंगे, बल्कि वो तो इसे छुपाएंगे। यानी यूक्रेन में इस वक्त नेटो और अमेरिका की फौज रूस की फौज के खिलाफ लड़ने उतर चुकी है। ये बड़ा सवाल बन गया है। Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затища, але це не затища. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся. खार्किव के आसपास कई मोर्चे हारने के बाद रूस का मीडिया ये इल्जाम लगा रहा है और रूस की फौज को पीछे धकेलने में लगी। यूक्रेन की फौज इस बुरी तरह एक्सपोज होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे एक बात साफ है कि यूक्रेन की फौज खुद रूस से नहीं लड़ पा रही और इसके लिए अब उसे यूरोप या फिर अमेरिका से लड़ाके किराए पर बुलाने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी का पर्दाफाश हो गया है। ज़ेलेंस्की हथियारों की भीख मांग रहे हैं तो उन्हें नेटो से हथियार मिल रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास लड़ने वाले नहीं बचे तो वो नेटो और अमेरिका से फौजी इंपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि किराए पर लड़ने के लिए जिन फौजियों को लाया गया है, उन्हें हर महीना 13 लाख रुपए तक नेटो की तरफ से दिए जा रहे हैं।
इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसे तरीके दुश्मन देश अपनाते हैं। ऐसी कई खबरें यूक्रेन के सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। रूस के धमाकों के बीच इन खबरों ने अपना रास्ता बना लिया है और वो चारों तरफ फैल चुकी है। यूक्रेन इस वक्त युद्ध का मैदान बन गया है, जहां धमाकों से ज्यादा तो अफवाहों से हमला हो रहा है। और कोई शक नहीं है कि पश्चिमी देशों की मदद से प्रोपेगेंडे वाला युद्ध ज़ेलेंस्की लगातार जीत रहे हैं, लेकिन बार बार एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब इस फौजी को देखिए जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। यह अफ्रीकी मूल का अश्वेत व्यक्ति साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में अश्वेत फौजियों की बड़ी तादाद है। नेटो की कई फौज में भी इनकी तादाद अच्छी खासी है, लेकिन यूक्रेन में अश्वेत नागरिक नहीं है और ये फौजी तो अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोल रहा है। यही वजह है कि रूस की मीडिया के इल्जाम को ताकत मिलती है। देखिए एक बार फिर कि नेटो की फौज को लेकर रूस के टीवी शो में क्या कहा गया। С английским языком, с людьми, которые пришли там освобождать, в кавычках, Изюм. При этом видно, что там цвет кожи, ну, не совсем тот традиционный для этих местностей на Ну, мы Украине. можем сказать нашему телевидению, что это негры освобождают, показывают. Ну, यूक्रेन के युद्ध में ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि विदेशी मूल के सैनिक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मारियोपोल में भी नेटो के सैनिकों के शामिल होने की रिपोर्ट आई थी। यूरोप के कई लड़ाके रूस की फौज ने पकड़े भी थे। इस वक्त आफत खैरसान में भी जारी है। रूस ने खैरसान में हुए ऑपरेशन में यूक्रेन के 120 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। 120 सैनिक यानी यूक्रेन की फौज की एक पूरी कंपनी रूस के हमले में खत्म हो गई। आखिर ज़ेलेंस्की पर ऐसा संकट आया कैसे, जब वो हमेशा जीत का दावा करते रहे? क्या उनकी ऐसी बातों का मकसद महज अपनी फौज का हौसला कायम रखना है, या वो सच्चाई से मुंह छुपा रहे हैं? Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затища, але це не затища. Це підготовка до наступного ряду. До наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов'язково мають звучати. Бо Україна має бути вільною. Уся. इससे पहले पुतिन को भी अपने चेचेनिया इलाके से कादिरव को बुलाना पड़ा है और सब जानते हैं। और खुद पुतिन सीना ठोक कर कहते हैं कि चेचन मलेशिया इस वक्त यूक्रेन की फौज में शामिल है। यूक्रेन में कीव के ऑपरेशन के दौरान मिले शुरुआती झटके और अब खार्किव में कई मोर्चे हारने के बाद पुतिन ने यह बात मानी है कि उनकी फौज में बाहर के लोग लड़ रहे हैं। Воюем же не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью. Ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но... रूस के स्पेशल ऑपरेशन में 24 घंटे के दौरान हुए बड़े हमलों की रिपोर्ट क्या है, उसे अब गौर से समझिएगा। खैरसान में यूक्रेन के 120 सैनिक मारे गए। ये रूस के काउंटर अटैक के दौरान मारे गए। रूस की फौज का दावा है कि उसने खैरसान में ही हाइमार्स के 24 रॉकेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम से रोक दिया। पुतिन की फौज ने खार्किव में नाजी संगठनों से जुड़े 50 लड़ाकों को खत्म करने का दावा किया है। खार्कोव इलाके में ही यूक्रेन के हथियारों के 4 गोदाम पूरी तरह तबाह कर दिए गए। डोनेट्स्क के इलाके में हुए कई ऑपरेशंस में यूक्रेन के 230 सैनिक मारे गए। ये ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका कहा जाएगा। इन मोर्चों पर यूक्रेन के 10 टैंक और 23 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। यानी युद्ध में हो रही लगातार तबाही के बीच पुतिन के पास भी कामयाब हमलों की लिस्ट भेजी जा रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुतिन को खार्किव इलाके से पीछे हटने का जो सदमा लगा है, उसकी भरपाई की जरूरत है। और रूस की फौज ने अब दूसरे मोर्चे से उन्हें खुशखबरी भेजना शुरू कर दिया है। वैसे ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा शौक ये है कि उनका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका अमेरिका उसे अच्छी खबर नहीं दे रहा। ये खबर तोप के गोलों को लेकर है, जिसकी मदद से ज़ेलेंस्की की फौज ने पुतिन को कई इलाकों में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। सितंबर तक यूक्रेन को M777 के 80,000 गोले सप्लाई कर दिए गए थे, लेकिन अमेरिका ने वादा तो 3 लाख गोलों का किया है। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका के लिए गोले जल्दी सप्लाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका एक महीने में अभी 155 मिलीमीटर के सिर्फ
12,000 गोले ही बना पा रहा है। इसलिए अगर आप सितंबर में ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक को देखकर हैरान हैं, तो उसके पीछे का असली सच अमेरिका के गोले ही हैं, जिससे यूक्रेन की फौज ने अगस्त और सितंबर में भारी बमबारी की है। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ ने ब्रिटेन की मीडिया को बताया था कि यूक्रेन अभी रोजाना 5,000 गोले दाग रहा है, जबकि अमेरिका रोज सिर्फ 500 गोले ही तैयार करना चाहता है, जबकि रूस की गोला उत्पादन वाली क्षमता रोजाना 2,000 गोलों की है। ऐसे में यूक्रेन के पास गोले जल्दी खत्म हो जाएंगे और रूस उस पर भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यूक्रेन को मिले हाइमार्स के रॉकेट भी लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की का वो गोदाम जो भीख में मांगे गए हथियारों से भरा हुआ था, वो खाली हो रहा है। और सच यही है कि पुतिन इस वक्त इसी मौके के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब ज़ेलेंस्की का गोदाम खाली होगा और कब रूस फिर पूरी ताकत से दोबारा उन इलाकों पर हमला करेगा जिस पर उसका कब्जा हो चुका था। अब देखिए मिकोलाइव से आया एक वीडियो जिसमें परमाणु प्लांट के पास एक मिसाइल हमले का दावा किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को खतरे में डाल दिया है। ये मिसाइल रिएक्टर से 300 मीटर दूर गिरी है और फिर ऐसा धमाका हुआ कि आसपास के कॉम्प्लेक्स की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसकी वजह से पास के ही एक और हाइड्रो पावर प्लांट को बंद करना पड़ा। मायने साफ है कि यूक्रेन का युद्ध किसी भी वक्त एक ऐसी तबाही की वजह बन सकता है जिसकी चपेट में पूरा यूरोप आ जाएगा। पुतिन के साथ साथ ड्रैगन भी अमेरिका के निशाने पर है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दी है। बाइडेन ने चीन को सीधी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका की फौज ताइवान की रक्षा करेगी। चीन को अमेरिका से सीधी जंग बहुत महंगी पड़ सकती है। कच्चा चिट्ठा में आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए तो समझ जाएंगे कि चीन के आसपास अमेरिका के एक नहीं बल्कि कई मिलिट्री बेस कैसे शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। अमेरिका ने किया ताइवान की रक्षा का ऐलान। चीन के हमले के खिलाफ जंग में उतरेगी अमेरिकी सेना। राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से मची चीन में खलबली। I am very pleased to announce अंकल सैम की वार्निंग ने बढ़ाई ड्रैगन की टेंशन। दो अगस्त 2022 को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और चीन के बीच 48 दिन की तनातनी का आलम यह है कि दुनिया के दो बड़े देश, दो बड़ी सुपर पावर एक विनाशकारी जंग की कगार पर खड़े हैं। और अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान की सुरक्षा पर दिए एक बयान को लेकर पूरी दुनिया और खासकर चीन में खलबली मची है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश में उस पर हमला करता है तो अमेरिका हर कीमत पर ताइवान की रक्षा करेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान का सीधा सा मतलब निकलता है और वो ये कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की हिमाकत करता है तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा, यानी ये जंग अमेरिका और चीन के बीच होगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन की सेना ताइवान के चारों तरफ लगातार लाइव फायर ड्रिल कर रही है। इसके अलावा चीन समंदर में मिसाइलें दागकर और ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान की रक्षा का ऐलान क्या किया, चीन को मिर्ची लग गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति बाइडेन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। 愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，我们绝不容忍任何旨在分裂国家的活动，保留采取一切必要措施的选项。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。 हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के इंटरव्यू के बाद व्हाइट हाउस ने यह साफ कर दिया कि ताइवान के लिए अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। दरअसल अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करता है और वो वन चाइना नीति पर प्रतिबद्ध है, जिसके तहत वॉशिंगटन आधिकारिक तौर पर बीजिंग को मान्यता देता है और ताइपे को नहीं। अमेरिका का कहना है कि ताइवान खुद अपनी आजादी पर फैसला लेगा, लेकिन उसने ताइवान के साथ उसकी रक्षा को लेकर जो करार किया है वो उससे पीछे नहीं हटेगा। बस इसी बात को लेकर चीन तिलमिलाया हुआ है और वो बार बार अमेरिका को उसकी वन चाइना पॉलिसी का हवाला दे रहा है। 我们敦促美方充分认识台湾问题的极端重要性和高度敏感性，恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，切实将美国领导人做出的不支持台独的承诺落到实处，慎重妥善处理涉台问题，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免进一步严重损害中美关系和台海和平稳定。 पूरी दुनिया अब इस हकीकत से वाकिफ हो चुकी है कि ड्रैगन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। एक तरफ चीन अमेरिका से ताइवान के मसले पर संयम बरतने के लिए कह रहा है और दूसरी तरफ नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से उसने ताइवान को लेकर जो आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है वो आज तक उस पर कायम है। यानी वो अमेरिका से ताइवान मुद्दे को शांति से सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन खुद लगातार ताइवान पर दबाव बनाने के लिए उसकी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 में चीन के 368 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना के 92 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन के पास नजर आ चुके हैं। 18 सितंबर को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के 8 लड़ाकू विमान नजर आए। इनमें एक शॉनशी Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन भी शामिल था। इसके अलावा चीन ने ताइवान के आसपास अपनी नौसेना के 5 जंगी युद्धपोत भी भेजे। अपनी सीमा से चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान को उन्हें रेडियो वार्निंग देनी पड़ी और चीन के जंगी जहाजों को रोकने के लिए ताइवान को अपने छोटे जंगी जहाज भेजने पड़े। मतलब साफ है, चीन ताइवान पर कब्जा करने के अपने इरादे साफ कर चुका है, लेकिन वो भी जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिकी सेना से भिड़ना पड़ेगा। लिहाजा वो एक बड़ी जंग के खतरे को देखते हुए फिलहाल ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए चीन अपने 2 घातक CH-4 और WZ-7 ड्रोन मैदान में उतार चुका है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक ताइवान पर नजर रखने के लिए चीन अभी तक अपने 6 अलग अलग ड्रोन यानी WZ-7, BZK-007, BZK-005, KVD-001, TB-001 और CH-4 का इस्तेमाल कर चुका है। चीन का दावा है कि CH-4 सीरीज के ड्रोन जमीन और समुद्र से काफी ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 1260 किलोग्राम तक है। CH-4 115 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। CH-4 30 घंटे तक उड़ान भर सकता है
CH-4 लेजर गाइडेड एयर टू सरफेस मिसाइलों से लैस है। CH-4 ड्रोन पर मिशन के मुताबिक TG-100 लेजर, INS GPS गाइडेड बम और AR-1 या HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल फिट की जा सकती हैं। चीन का दावा है कि CH-4 ड्रोन 5000 मीटर की ऊंचाई से मिसाइलों को दागने में सक्षम है। CH-4 ड्रोन का पूरा नाम चांग होंग 4 है। CH-4 को चीन के सरकारी विमान निर्माता चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बनाया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का CH-4 ड्रोन देखने में अमेरिका के जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के MQ-9 रीपर ड्रोन से काफी मिलता जुलता है। और कोई बड़ी बात नहीं कि चीन ने इस ड्रोन को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया हो। चीन चाहे जो भी दावा करे, लेकिन अपनी ताकत के गुरूर में चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से ही भिड़ना होगा। चीन ये भी भूल रहा है कि वो जिस सैन्य ताकत के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका उस ताकत को उससे सालों पहले ही हासिल कर चुका है। चीन ये हकीकत भी भूल रहा है कि अमेरिका दुनिया की वो अकेली सुपर पावर है जिसके पूरी दुनिया में सैकड़ों सैन्य ठिकाने हैं और उसी की सरहद के आसपास अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं जो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक अड्डे जापान में हैं। जापान में अमेरिका के 120 एक्टिव सैनिक अड्डे हैं। यहाँ 53,700 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 73 बेस हैं। दक्षिण कोरिया में 26,400 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के 7,000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। दरअसल चीन ने अपनी ताकत के गुरूर साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ झगड़ा मोल ले रखा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर वो देश हैं जिनका चीन के साथ सीमा विवाद है और इन तमाम देशों के साथ अमेरिका ने रक्षा करार कर रखे हैं। फिलीपींस और सिंगापुर में तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मालदीव्स के पास डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नेवी के साथ साथ ब्रिटिश नेवी भी मौजूद है। ये द्वीप उपनिवेश काल से ही ब्रिटेन के कब्जे में है और हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस लोकेशन से अमेरिका चीन की नौसेना की हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है और जंग की सूरत में अमेरिका अपने इस बेस से चीन को आसानी से निशाना बना सकता है। मतलब साफ है कि अमेरिका ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में अपना स्टैंड साफ कर चुका है और यही वजह है कि अमेरिका के ऐलान से ड्रैगन की नींद उड़ गई है। यूक्रेन और ताइवान के बाद तीसरा फ्रंट भारत के बहुत करीब खुल चुका है। दो देशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पुतिन ने भी सुलह कराने की कोशिशें की है, लेकिन ये तीसरा फ्रंट युद्ध में कब तब्दील हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। कहना इस बात को बहुत ही मुश्किल है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि तीसरा चैलेंज क्या है। सीमा को लेकर बड़ा विवाद। पानी पर दोनों में टकराव। क्यों बन गए दो दोस्त अब जानी दुश्मन? तजाकिस्तान, किर्गिस्तान क्यों हो गए हैं एक दूसरे के खून के प्यासे? Düşünüksüz de olur. Onların ciğerini avasan, onların ciğerini yolunu tospasan, suyunu tospasan, bir maşinasını tospasan, başka kılasa, uruş talaş bolsa. Gitler bastırıp kirgende öyle oldu da. Şöyle. Fast hep komanda verip gitmeyen vuruşturup. कम से कम 100 लोग बेमौत मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, 1.5 लाख के करीब लोगों को विस्थापित होना पड़ा। किर्गिस्तान में लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं।
इस खौफ में भी ताजिक सेना के गोलों ने कहीं उन्हें भी तो मौत के घाट नहीं उतार दिया। Biz de atağız da şuların arasından çıkmayasın, tirik bolsun. Bir ses ettiğimiz çıkmak öldü dedi, tirik çıkıp kaldı Xudoga şükür. Hiç kim ölmesin, hiç kim başa düşmesin. ताजिकिस्तान किर्गिस्तान के बीच वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बार दोनों मोर्चे पर लड़ रहे हैं उसे देखकर दुनिया सहम गई है। 14 सितंबर को जब दोनों देशों की सेना एक दूसरे से भिड़ी, उसके बाद सुलह की भी बात हुई। मध्यस्थता के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मैदान में उतरे। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं से वार्ता भी हुई, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो सकी। अब आलम यह है कि सीजफायर और गोलियां दोनों साथ साथ चल रही हैं। Сегодня весь день происходила перестрелка. Мы считаем, что это провокация. Перестрелка велась со стороны вооруженных сил пограничников и других военнослужащих Таджикистана. Наши пограничники действовали адекватно, ответно тоже давали. सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच छोटी मोटी झड़प इस हफ्ते से ही शुरू हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को अचानक ये बड़ी हो गई। ताजिकिस्तान की सेना ने टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर के साथ किर्गिस्तान की सीमा के शहर बातकेन पर गोले और रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। अचानक शुरू हुए इस हमले से शहर में भगदड़ मच गई। Momday balдар momday неме аскалкаларды терип, даже көрсөтүп неме кылды. Эшикке чыккандан коркуп калдык. Анан эле давай деп демесе биз баткенде кайра бизге келчи эле да. Биз кабыл алып, мисалы үчүн мен деле мектепте иштейм, кабыл алып, ошолор менен жүрчүбүз да мындай болуп калат деп ойлогон эмеспиз. Аябай тарс туруш болгондо эле анан кийин качтык. Шипрлардан ушундай ушту көрсө, буларга жакын келип किर्गिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी ऑपरेशन चलाकर शहर में रहने वाले 1,36,000 लोगों को वहां से निकाला। किर्गिस्तान बॉर्डर सर्विस के मुताबिक लड़ाई उस समय भड़की जब ताजिकिस्तान की सेना ने शुक्रवार सुबह किर्गिस्तान की सीमा चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद ही बातकेन शहर के एयरपोर्ट पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट बरसाए गए। किर्गिस्तान की सेना के मुताबिक ताजिकिस्तान की आर्मी ने शहर के सिविलियन इलाके को भी नहीं छोड़ा और वहां भी बमबारी करके पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद किर्गिस्तान की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताजिकिस्तान के गांवों पर बमबारी शुरू कर दी। К сожалению, на наши призывы остановить обстрел территории Кыргызстана, сесть за стол переговоров и решить вопрос мирным путем, руководство Таджикистана, государственные органы и руководители государственных органов никак не могли воздействовать на свои вооруженные силы. Они нас заверяли, что им дана команда, что прекратят огонь, если мы закончим. Мы попытались тоже приостановить ответные меры, но, к сожалению, दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड चीफ की मीटिंग भी हुई, जिसमें तुरंत संघर्ष विराम करने पर सहमति जताई गई। लेकिन इस सहमति की घोषणा करने के थोड़ी देर बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर गोलीबारी शुरू हो गई। ताजिकिस्तान के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने आपसी बातचीत और सीजफायर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किर्गिस्तान की सेना ने उसे नकार दिया, जबकि किर्गिस्तान का आरोप है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। Я хочу отметить, что, к сожалению, среди военнослужащих и мирных граждан Кыргызстана имеются жертвы, погибшие и раненые. В данное время сейчас подсчет производится, по окончании которого мы дополнительно дадим информацию для... इन देशों के बीच हुई इस गोलाबारी का असर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पहुंचे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों पर भी पड़ा। संगठन के एजेंडे से अलग हटकर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदार ज़ैफारोव और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली राखमोन ने आपस में बात की। दोनों राष्ट्रपतियों ने हालात को चिंताजनक बताते हुए संघर्ष को रोकने और सरहद पर तैनात सैनिकों को पीछे करने पर सहमति जताई, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला। दोनों देश पिछले साल भी आपस में भिड़ चुके हैं। उस वक्त पानी के अधिकार को लेकर दोनों देशों में विवाद भड़क गया था। साथ ही ताजिकिस्तान की सेना बॉर्डर की रखवाली के लिए सरहद पर कैमरे लगाना चाहती थी।
जिसका किर्गिस्तान की आर्मी विरोध कर रही थी। धीरे धीरे तनाव हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों देशों की सेनाओं में गोलाबारी हुई, जिसमें 55 लोगों की जान चली गई थी। तब से मामला ठंडा तो पड़ा था, लेकिन आपसी तनाव अंदर ही अंदर बना हुआ था। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में पानी की भारी कमी है। दोनों ही देशों का ज्यादातर हिस्सा शुष्क मरुस्थल है, जहां ठंड तो ज्यादा पड़ती है, लेकिन पानी के प्राकृतिक स्रोत बहुत कम है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बहने वाली कई नदियों में पानी को लेकर विवाद है। यहाँ तक कि सीमा के इलाके में मौजूद जलाशयों, तालाब और झीलों को लेकर भी झड़प होती रहती है। सीमा का सही तरीके से बंटवारा न होने के कारण संघर्ष की शुरुआत अक्सर दोनों देशों के नागरिकों के बीच होती है, जिसमें बाद में दोनों देशों की सेनाएं भी शामिल हो जाती हैं। ताजिकिस्तान किर्गिस्तान के बीच भड़की इस लड़ाई ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। पुतिन पहले ही यूक्रेन जंग में उलझे हुए हैं और अब उनके ही पड़ोस में खून बहे तो मॉस्को को परेशानी लाजमी है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए। दोनों देशों के बीच शुरू में दोस्ताना संबंध रहे, लेकिन बाद में सीमा को लेकर तनाव शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच लगभग आधी 970 किलोमीटर की सीमा का सीमांकन किया जाना बाकी है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां कोई स्थायी सीमांकन नहीं है। इन इलाकों पर दोनों देश दावा करते हैं। खून बहाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जब बात संप्रभुता की उठती है तो गोलियां चलने लगती हैं। पूरे विवाद में किसने किस पर सबसे पहले हमला किया, यह अब भी क्लियर नहीं है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों देश वर्तमान में रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO का हिस्सा है। 1991 में शीत युद्ध के खत्म होने और सोवियत संघ के विघटन के बाद 1994 में पूर्व सोवियत देशों ने एक नई सामूहिक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए, जो 1994 में लागू हुई। इस ग्रुप ने खुद को एक पूर्ण सैन्य गठबंधन घोषित किया। इस संधि के मुताबिक सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना है, लेकिन पुतिन के लाख समझाने बुझाने के बावजूद ताजिकिस्तान किर्गिस्तान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO के 6 सदस्य हैं। ये देश आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान है।